माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हूं। तो चलिए, पिछले वाले क्लास में जहां पर मैंने क्लास को छोड़ा था वहीं से क्लास को जोड़ते हुए मैं यहां से पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था पहले ही कि आप लोग जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया है सारे कंटेंट को उसी ऑर्डर में आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। यकीन मानिए, आप केवल ऐसा करके देखिए। मैंने जैसा कि कहा था आपसे कि आपको केवल 4 से 5 वीडियो को ही ऐसा करना है, उसके बाद सारी चीजें आपको अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसमें मैंने कुछ पार्ट को पढ़ाया था, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और हमारा प्रीपोजिशन। यहां तक हो गया था। अब हमारा बचा है कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एक और बच रहा है हमारा एडवर्ब। ठीक है भाई। तो चलिए, बिना देरी किए हुए मैं आपको उसी ऑर्डर में क्लास को जोड़ते हुए पढ़ा रहा हूं। तो चलिए भाई, सबसे पहले लिखेंगे आप कंजक्शन। पहले हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सर, ये कंजक्शन क्या होते हैं? बताया था मैंने, ये होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। यानी इनका काम होता है जोड़ना। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो उसमें ऐसे भी शब्द दिखाई देंगे कि वह शब्द जोड़ने का काम करते हैं। जैसे नाउन नाउन को जोड़ देंगे, वर्ब वर्ब को जोड़ देंगे, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ देंगे। यानी कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है भाई। चलें, मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं। The word that combines two or more than two letters, comma words and sentences. ठीक है भाई। is called a कंजक्शन। ठीक है भाई, समझेंगे आप। मैंने लिखा कंजक्शन क्या होते हैं? द वर्ड, वह शब्द होता है दैट कंबाइंस, जो जोड़ता है टू, दो और मोर देन टू लेटर्स। यानी कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक लेटर्स को जोड़ दे, वर्ड्स को जोड़ दे एंड सेंटेंसेज, और वाक्यों को जो जोड़े उसे ही हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है भाई। यानी कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो लेटर्स को जोड़ दें, या फिर वर्ड्स को जोड़ दें, या फिर सेंटेंस को जोड़ दें। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो सर, इंग्लिश में इसका नीड है या नहीं? तो इंग्लिश में इसका बहुत नीड है। मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा रहा हूं। जैसे देखें, एक वाक्य है, जैसे लिखा है
रोहन went to मार्केट, फिर एक और भी लिखा है वाक्य, मोहन went to मार्केट। आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि भाई कंजक्शन कितना यूजफुल है। चल, मैंने दो वाक्य लिख दिया, रोहन went to मार्केट और मोहन went to मार्केट, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मैंने कितना वाक्य लिखा है? मैंने दो वाक्य लिखा है, ठीक है भाई। अब अगर मैं ऐसा कुछ चाहूं कि मैं एक ही वाक्य लिख दूं और उस एक ही वाक्य से ये दोनों वाक्य वाला भाव व्यक्त हो जाए, ठीक है भाई। मैंने ये कहा कि यहां पर दो वाक्य लिखा है और मैं एक ही वाक्य ऐसा लिख दूं कि जो मतलब इन दोनों वाक्यों का हो वही मतलब एक ही वाक्य का हो, ठीक है भाई। और आप जैसा कि जमाना देख ही रहे हैं, हर चीज डे बाय डे क्या होना चाहता है? कंफर्टेबल होना चाहता है, यानी कि छोटा होना चाहता है। तो चले भाई, मैं बातचीत कर रहा हूं, चलिए अब मैं इसी बात को ऐसे लिख दे रहा हूं, रोहन एंड मोहन went to मार्केट, ठीक है भाई, मैंने ऐसा लिख दिया। अब जरा आप ही बताएं, क्या ये जो इन दोनों का वाक्यों का मतलब है, क्या वही मतलब एक वाक्य का नहीं हो गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, जो इन दोनों का मतलब था वही मतलब एक ही वाक्य का हो गया। तो बिल्कुल भाई। अब आप देखेंगे नया इसमें क्या हुआ, तो नया इसमें ये हुआ, यहां पर एक वर्ड आया एंड, और इसी एंड ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। दोनों शब्दों को या दोनों वाक्यों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जो जोड़ने वाला काम करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। यानी यही हमारा एंड जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसी एंड को ही हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक एग्जाम्पल से हम और भी समझते हैं। यानी कि जो जोड़ने का काम करेंगे वही क्या होंगे? कंजक्शन होंगे। एक एग्जाम्पल मैं और भी दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, आई वेंट टू मीट हिम। चलो, और फिर मैं लिखूं, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है भाई। मैंने दो वाक्य लिख दिया, आई वेंट टू मीट हिम और एक ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, यानी मैं उससे मिलने गया था और वह वहां उपस्थित नहीं था, ठीक है भाई। अब एक व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि लग रहा है मैं किसी दूसरे से मिलने गया था और कोई दूसरा वहां उपस्थित नहीं था, यानी कि अभी इन वाक्य में क्लियरिटी नहीं है। अगर हम एक कंजक्शन लगा दें तो अभी इस वाक्य में क्लियरिटी आ जाएगी, हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए भाई, इन दो वाक्य को मैं एक ही वाक्य में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए जरा, मैं ऐसे लिख दूंगा, आई वेंट टू मीट हिम। अब मैं जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? बट ही वॉज नॉट
present there। देखिए आपने, अब मैंने लिख दिया I went to meet him, मैं उससे मिलने गया था, but लेकिन he was not present there, लेकिन वह वहां उपस्थित नहीं था। अब जरा बताइए कि इन दोनों वाक्य को एक छोटे से शब्द ने जोड़ दिया, और वो वर्ड कौन है? बट है। तो यही बट शब्द हमारा क्या होगा? कंजक्शन होगा। यही बट शब्द हमारा क्या होगा? कंजक्शन होगा। ठीक है भाई, अब आप समझ चुके होंगे कि कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज जब आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा, तो मैं साथ साथ में बात करते हुए चलूंगा कि देखिए ये नाउन है, ये कंजक्शन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ गए हैं। देखिए एंड शब्द क्या करेगा? और, यानी राम और श्याम भाई जोड़ रहा है, तो एंड कंजक्शन है। बट भी, बट क्या करता है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा। चले भाई, और भी होते हैं, विद होता है, जैसे आई विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैं और मैंने किसको जोड़ा? अपने मित्रों को जोड़ा। तो ऐसे ही शब्द हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम बातचीत करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। चलिए मैं पेज को पलट दे रहा हूं। चले भाई, इंटरजेक्शन में जे होता है, लेकिन कंजक्शन में ईसीटी करके नहीं होता। चले देखेंगे इंटरजेक्शन क्या होते हैं। ये इंग्लिश के ऐसे शब्द होते हैं जो क्या दिखाते हैं? जैसे ये जॉय को भी दिखाते हैं, सौरो को भी दिखाते हैं, सैडनेस को दिखाते हैं। ठीक है भाई, हल्का सा मैंने आपको परिचय करा दिया था। चलो लिख दूं मैं, the words that we call out suddenly, the words that we call out suddenly without any pre-planning, without any pre-planning, or called an इंटरजेक्शन। ठीक है भाई, समझा दूं मैं आपको। मैंने लिखा द वर्ड्स, वह शब्द दैट वी कॉल आउट, यानी जो हम बोल बैठते हैं, सडनली अचानक, यानी ऐसे शब्द जिनको हम अचानक बोल पड़ते हैं, विदाउट एनी प्री प्लानिंग, यानी बिना मन में कोई प्लान किए अचानक बोल पड़ते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, देखें, यानी कि सर इसमें कैसे वर्ड होते हैं? तो मैंने कहा
इसमें ऐसे वर्ड होते हैं जिन वर्डों को बोलने के लिए पहले से हमें अपने माइंड में विचार नहीं करना होता है। जैसे किसी चीज को मैंने देखा, बस अचानक हमारे मुख से निकल जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ बताया, बस अचानक ऐसे हमारे मुख से निकल जाते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे लिख दूं मैं, जैसे एक वर्ड है हुर्रा, आप लोग सुने होंगे भाई। हुर्रा वर्ड क्या होता है? ये खुशी को व्यक्त करने वाला वर्ड है। जैसे आप लोग देखते होंगे मैच आता होगा टीवी पर, तो बस जैसे इंडिया मैच जीत जाती है, आप लोग बिना ध्यान दिए ही अचानक चिल्ला उठते हैं, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, या इंडिया हैज वॉन द मैच। ठीक है भाई। अगला अलॉस, एक ये शब्द है जो दुख को व्यक्त करता है। जैसे किसी ने कहा कि उसका एक ही बेटा था, वो मर गया, तो आप कहोगे अलास, हर ओनली सन इज डेड, यानी उसका एकमात्र बेटा था और वो मर गया। अब वहां पर खुशी ना व्यक्त करके बल्कि क्या बोलेंगे? अलास बोलेंगे। ठीक है भाई। अगला मैंने एक वर्ड लिख दिया फायर फायर। ठीक है भाई, क्या मैंने लिख दिया? फायर फायर। इसका मतलब होता है छी छी, यानी कि अगर जैसे आपके सामने कोई गंदा चीज दिखेगा, आप क्या करोगे? तुरंत ही आपके मुख से निकल जाएगा छी छी, यानी कि फायर फायर। बिल्कुल भाई। क्यों? क्या आप ऐसा सोचेंगे कि गंदा चीज देखें, अब लाओ 2 मिनट सोच के बोलें कि क्या बोलना है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप देखोगे, अचानक आपसे मुख से निकल जाएगा छी छी, ये कितना गंदा चीज है। बिल्कुल। अगला हमारा वर्ड है, ऐसे कितने वर्ड होते हैं? बिल्कुल भाई, ढेर सारे वर्ड होते हैं। एक और भी वर्ड होता है व्हाट। इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक आश्चर्य को दिखाता है। जैसे जब आप कहीं पर बैठे हो और कोई आपसे ऐसा न्यूज आपको सुना दे जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं व्हाट, क्या हो गया? चले, तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? इंटरजेक्शन के। यानी इंटरजेक्शन अंग्रेजी भाषा में ऐसे वर्ड होते हैं जो हम अचानक अपने मुख से निकालते हैं। ऐसे शब्द को निकालने के लिए हमें विचार करना नहीं पड़ता। और ऐसे शब्द क्या दिखाते हैं? देखिए, ये खुशी दिखा रहा है, ये दुख दिखा रहा है, ये घृणा दिखा रहा है, और ये सरप्राइज दिखा रहा है जब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ठीक है भाई, समझ चुके हैं आप? बिल्कुल। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला पढ़ाऊं एडवर्ब क्या होता है। चले भाई, हो गया होगा। बिल्कुल, पेज को मैं पलट दे रहा हूं। बिल्कुल, अब मैं पहले कह दे रहा हूं भाई, ये एडवर्ब है, इसको काफी ध्यान से देखना। अभी तक करीब मैं पिछले 5-6 साल से एकेडमिक के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बच्चे जल्दी नहीं समझते। आप बिल्कुल जल्दी समझोगे, बशर्ते सारी बातों को ध्यान से देखोगे। चले भाई, एडवर्ब। देखेंगे एडवर्ब क्या होता है। सिंपल सा मैंने बताया था कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जो वर्ब के बारे में कुछ बताए। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जो वर्ब के बारे में बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल लिख दूं, इसमें मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। चलिए, एन
adverb is a word that tells about every part of speech except noun, pronoun and इंटरजेक्शन। चलिए समझते हैं, मैंने पहले बता दिया कि भाई ये थोड़ा सा टफ होता है। टफ बिल्कुल नहीं होगा, बशर्ते आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। चलिए, एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट, जो टेल्स बताता है, अबाउट बारे में, एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अभी मैंने पहले बताया था कि एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। अब मैं आपको विस्तार से बात कर रहा हूं, तो इसका डेफिनेशन कंप्लीट ऐसा होगा कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसके बारे में बताता है? एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये बताता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, यानी किसके सिवा? नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सबको ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यानी हिंदी में बात करें तो ये सबकी विशेषता बतलाता है। ये आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन का विशेषता नहीं बताएगा, बल्कि वर्ब के बारे में भी बताएगा, एडवर्ब के बारे में भी बताएगा। बिल्कुल, जो एडवर्ब है वो खुद एडवर्ब के बारे में भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव के भी बारे में बताएगा, प्रीपोजिशन के बारे में भी बताएगा और कंजक्शन के बारे में भी ये बताएगा। मैं आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे के अच्छे से समझा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। चलो, हाँ, तो सबसे पहले लिख दूं मैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट सा लाइन है, उसको आप यहीं पर लिख लें, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप ऐसा लिख लें, एडवर्ब खुद अपने बारे में यानी एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देके चलना है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे, आपके पेपर में आता है यहां से कि भाई आप फाइंड आउट करिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आप समझेंगे अच्छे से तो बिल्कुल लगा ले जाएंगे। चलिए, मैंने लिखा एडवर्ब खुद अपने बारे में, यानी एडवर्ब खुद अपने बारे में, यानी एडवर्ब की ही विशेषता बतलाता है। वर्ब के बारे में बतलाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में भी बतलाएगा, एडवर्ब के बारे में भी बतलाएगा, प्रीपोजिशन के बारे में भी बतलाएगा, कंजक्शन के बारे में भी बतलाएगा। चलिए, मैं एक एक एग्जाम्पल को अब लिखता हूं।
देखिए लिखा है, एग्जाम्पल है, राम रन्स स्लोली। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया राम रन्स स्लोली। अब जरा बताना आप, राम शब्द किसी का नाम है तो ये क्या होगा? नाउन होगा। बिल्कुल। ये रन्स शब्द क्या दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है। दौड़ना तो कोई क्रिया है, तो ये क्या है भाई? वर्ब है। अब ये जो स्लोली शब्द है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो देखेंगे ध्यान से। अब जरा बताएं, राम दौड़ता है कैसे? धीरे धीरे दौड़ता है। स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ठीक है भाई, चलें देखें ध्यान से। अब आप बताइए, क्या ये स्लोली शब्द राम के बारे में बता रहा है कि राम जो कार्य कर रहा है दौड़ने का, उसके बारे में बता रहा है? तो मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये स्लोली वर्ड राम के बारे में बता रहा है। तो राम के बारे में ये नहीं बता रहा है। राम क्या धीमा? राम थोड़ी ना धीमा है। जब राम काम करेगा दौड़ने का, तो वो दौड़ने वाला काम कैसे करेगा? धीरे धीरे करेगा। तो यानी ये जो वर्ड है, ये नाउन के बारे में विशेषता नहीं बतला के ये किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। और जो वर्ब के बारे में विशेषता बतलाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये स्लोली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है। चले समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं। चल, अगला मैंने लिखा, राधा राइट्स अ लेटर, चले भाई, फास्ट। ठीक है भाई, देखेंगे। राधा शब्द क्या है? नाउन है। क्यों सर जी? भाई किसी का नाम है। राइट शब्द क्या है? वर्ब है। एक्शन को दिखा रहा है, वर्ब है। लेटर क्या है भाई? ये भी एक कागज के टुकड़े का नाम होता है। ठीक है भाई, तो ये भी एक नाम है, तो ये भी क्या है? नाउन है। बिल्कुल। अब ये फास्ट शब्द क्या है, यही देखना है। तो जरा बताएं तो, ये जो फास्ट शब्द है, ये किसके बारे में बता रहा है? राधा के बारे में बता रहा है कि लिखने के बारे में बता रहा है कि लेटर के बारे में बता रहा है? तो सोचिए जरा, अगर आप सोच रहे हैं कि फास्ट शब्द राधा के बारे में बता रहा है, तो गलत बात है। राधा क्या तेज? राधा ना तेज है ना धीमी है, बल्कि ये जो फास्ट शब्द है, जब राधा काम कर रही है लिखने का, राधा किसका काम कर रही है? लिखने का काम कर रही है। यानी ये लिखने के तरीकों को बता रही है, यानी लिखने के बारे में बता रहा है ये फास्ट शब्द। तो जो वर्ब के बारे में बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है भाई, तो यानी यहां हमारा जो फास्ट शब्द है वो एडवर्ब है। अब मैं यहीं पर एक वर्ड और भी जोड़ दूं, वेरी फास्ट। कौन सा फास्ट है? वेरी फास्ट। यानी कि राधा राइट्स अ लेटर वेरी फास्ट। अब जरा बताना, ये वेरी किसके बारे में बताने चला आया? तो वेरी ना, ये फास्ट के बारे में बताने आया है। यानी तेज तो है, लेकिन तेज में कितना तेज? बहुत तेज। यानी ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के बारे में ये शब्द विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ये वेरी भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्यों सर जी? क्योंकि मैंने कहा है कि एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, तो ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब के बारे में ये विशेषता बतलाने आए हैं, तो इन्हें भी हम क्या नाम देंगे? एडवर्ब होंगे। आप समझ गए भाई कि कैसे एडवर्ब शब्द वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, और कैसे एडवर्ब शब्द एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। अब मैं बातचीत करूंगा कि कैसे कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो चलिए मैं एक वाक्य लिख दूं,
मोहन इज ऑनेस्ट। ठीक है भाई, यानी मोहन क्या है, ईमानदार है। बिल्कुल। कैसे सर, देखेंगे भाई। देखिए, मोहन शब्द क्या है, नाउन है। मोहन शब्द क्या है, नाउन है भाई, किसी का नाम है। बिल्कुल। और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये ऑनेस्ट शब्द क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑनेस्टी होता तो नाउन हम कह देते। बताओ ये ऑनेस्ट किसके बारे में बता रहा है, मोहन के बारे में। और मोहन क्या है, नाउन है। यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो बिल्कुल भाई, यानी कि यहाँ जो ऑनेस्ट शब्द है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। ठीक है भाई। अब मैं एक वर्ड यहां और जोड़ दूं, बेरी। मैंने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया मैंने, बेरी। अब जरा बताना तो ये बेरी शब्द मोहन को क्वालिफाई कर रहा है कि इज को क्वालिफाई कर रहा है कि ऑनेस्ट को। तो आप कहेंगे सर ऑनेस्ट को। ऑनेस्ट को और भी अच्छे से बता रहा है कि वेरी ऑनेस्ट, यानी ईमानदार नहीं, बहुत ईमानदार। तो जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, एडवर्ब कहेंगे। एक मिनट, क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो आपने देखा कि कैसे एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, कैसे एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। और यहां पर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है भाई। चलिए अब हम अगला बातचीत कर लें इसके बारे में कि कैसे एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा और कैसे एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करेगा। तो चलिए मैं एक वाक्य लिख देता हूं। मैंने लिखा, द हेलीकॉप्टर। चलिए भाई, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड। ये क्या होता है सर, ये होता है मडराना। मडराना होता है जैसे ऊपर से जाना, यानी द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड ओवर हिज हाउस। ध्यान से देखना भाई, मैंने पहले बताया कि ये बात सबके समझ में नहीं आएगी, जो ध्यान देंगे उन्हीं के समझ में आएगा। तो चलिए भाई, हो गया, वाक्य का अर्थ अपने आप में पूरा है। कैसे सर, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड, यानी हेलीकॉप्टर मंडराया था, ओवर हिज हाउस, यानी कोई है उसके घर के ऊपर क्या कर रहा था, उसके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा था या हेलीकॉप्टर मंडराया था। बिल्कुल भाई, इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट है। तो बताना जरा, ये हेलीकॉप्टर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सर ये नाम है, तो नाम है तो ये क्या है, नाउन है। बिल्कुल, ये वर्ब को दिखा रहा है, इसीलिए क्या होगा, एक क्रिया को दिखा रहा है, तो ये वर्ब होगा। बिल्कुल। ये हाउस क्या है भाई, एक ईंट का, सीमेंट का, बालू का, मोरंग का बना हुआ एक ऐसे बिल्डिंग टाइप का होता है, उसका नाम घर होता है। तो ये भी शब्द आपका क्या है, नाउन है भाई, ये नाम है। बिल्कुल। हिज क्या है, हिज आपका एडजेक्टिव है, हम कह सकते हैं हिज अभी यहां क्या है, एडजेक्टिव है। बिल्कुल। और ये ओवर क्या है, ओवर। तो आप बताना, अगर मैं इसको ढक दूं तो इसका मतलब होगा द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड हिज हाउस, यानी हेलीकॉप्टर उसका घर मंडराया था। ये कैसा कहना हुआ, यानी ये होगा हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि इस वर्ड ने इन दोनों के स्थिति को रिलेट कर दिया, इन दोनों नाउन के पोजीशन को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया कि ना ना ना, हेलीकॉप्टर जो है घर नीचे है और हेलीकॉप्टर ऊपर है। क्योंकि ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो चले भाई, यानी इस छोटे से शब्द ने
इन दोनों नाउन को रिलेट कर दिया या इन दोनों नाउन के बीच में संबंध को स्थापित कर दिया। और ऐसा कौन करता है? आपको बताए थे भाई, प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं हम? प्रीपोजिशन कहते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक वर्ड और भी यहां लिख दूं, जैसे इतना सही है, लेकिन अगर मैं यहां ये लिख दूं एग्जैक्टली, ठीक है भाई, मैंने क्या लिख दिया? एग्जैक्टली लिख दिया कि भाई ऊपर कहां ऊपर? तो इन्होंने कहा एग्जैक्टली ऊपर, यानी एकदम छत ये है, इर्द गिर्द नहीं है, एकदम ऊपर मंडरा रहा था। तो चले भाई, यानी ओवर को इसने और भी अच्छे से क्वालिफाई कर दिया। तो ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को इसने क्वालिफाई कर दिया, इसीलिए ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? तो ये भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। कैसे एडवर्ब होगा? क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रीपोजिशन को। तो यानी जो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करते हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। समझ गए होंगे? चले भाई, एक बार नहीं समझेंगे तो आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे, क्योंकि भाई ये टफ होता है। चलिए अगला वाक्य मैं लिख दूं। तो आपने देखा कि कैसे एडवर्ब शब्द प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है।